अस्सलाम वालेकुम वालेकुम हज़रात। मैं इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं बड़ी इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी। और मैं हमेशा आपसे ये कहा करता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो भी चल रहा है इस वक़्त, उस हवाले से जो भी हो रहा है और ख़ास तौर पे यूक्रेन के जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, उनको बड़ा आप माइन्यूटली देखा करें, क्योंकि सारी जो सिचुएशन है जो ग्लोबल लेवल पे जो डेवलप हो रही है, उसमें यूक्रेन के इश्यू का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये भी ज़रा बात करते हैं और साथ-साथ जो डोमेस्टिक हैं चीज़ें, उनको भी ज़रा बात में ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है। मैं इमरान खान के जो केसेज़ हैं उनकी तरफ आता हूँ, लेकिन ये जो महीना है ना, ये ख़ास तौर पे इसके जो पहले 1-2 हफ़्ते हैं अक्टूबर के, ये बड़े इम्पोर्टेंट है हमारे स्पेशली ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से। और वो यूँ कि आज हमारे जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, वो जा रहे हैं चाइना। और आपको पता है पिछले दिनों में जो मामलात हमारे यहाँ हुए थे और जिस तरीके से अमरीकी वज़ीर जो हैं, वो दंदनाते फिर रहे थे, कभी ग्वादर में, कभी जीबी में। और साथ-साथ हम देख रहे थे कि जो हमारी ब्रिटिश हाई कमिश्नर साहिबा हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव हुई हुई हैं। तो इसका जो मैसेज गया है चाइना के अंदर, वो बड़ा ही नेगेटिव गया है। और हमने आपको बताया था कि चाइनीज़ जो हैं वो बड़े कंसर्न्ड हैं। और इसी वजह से पिछली जो मीटिंग्स हुई हैं, जॉइंट जो हमारा ग्रुप है, जो जॉइंट इनका चाइना के और पाकिस्तान का जो जॉइंट ग्रुप है, उसमें ये चीज़ें जो थी वो आई थी। कुछ मंसूबे जो पाकिस्तान ने कहे थे वो चाइना ने नहीं माने, और उन्होंने एक कंसर्न का भी इज़हार किया, और आहिस्ता-आहिस्ता हमें ऐसा लगा कि जैसे कि एक कोल्ड शोल्डर जो है वो चाइना को दिया जा रहा है, और ये एज़ एज़ अ पॉलिसी दिया जा रहा है। हालाँकि चाइना ने पाकिस्तान को जिस तरीके से हमेशा इज़्ज़त भी दी है, पाकिस्तान की मदद भी की है, और मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं वो पाकिस्तान में लगाए हैं, उसमें अगर पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं तो वो हमेशा पाकिस्तान को अच्छे तरीके से बताने चाहिए चाइना को। चाइना का जो इश्यू है वो सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा इश्यू है, उस पे भी उनको कंसर्न्स हैं। और अब ऊपर से हमने अमेरिका को खुली छुट्टी दे दी है कि जी आप जो चाहें यहाँ पे करें, और हमें यहाँ पे भी आपकी भी मदद की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। तो इस वजह से ये जो दौरा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस दौरे में आप ये देखें कि उन्होंने एक तो चाइना जाके उन्होंने उनसे चाइनीज़ गवर्नमेंट से भी बात करनी है और मिन्नतें-तरले भी करेंगे कि जी नहीं-नहीं, और हमारा इस तरह का कोई मसला नहीं है। हम तो वैसे ही वो अमेरिका को हमने वहाँ पे कहा था कि आप आके ज़रा देख लें। आएँ-बाएँ करेंगे, लेकिन चाइनीज़ इतने चूचे नहीं हैं। वो हमें हमारी पॉलिसीज़ को समझ रहे हैं कि हम टिल्ट कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर अमेरिका की तरफ। और उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स पाए जाते हैं चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर। जलील अब्बास जिलानी जो है वो आज जब जाएँगे वहाँ पे, तो उनकी मुलाकातें मुख्तलिफ़ लोगों से होनी है। उन्होंने वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मुल्ला अमीर मुत्तकी साहब, उनसे भी शायद वो मिलेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ वहाँ पे जो चाइना में जो तीसरा जो हिमालयन फोरम जो है, जो हो रहा है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। अब ये जो अफ़गानिस्तान, चीन और इस तरह के जो मामलात हैं, उसमें भी पाकिस्तान ने अपनी जो काफ़ी पुरानी जो एक पॉलिसी थी, उसपे भी पाकिस्तान जो है वो कुछ पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है, और उसको चाइनीज़ जो है वो फ़ील कर रहे हैं। और ये आपने देखा होगा कि चाइना ने अपना एम्बेसडर जो है वो अफ़गानिस्तान भेज दिया। हमने अभी तक नहीं भेजा। हमने अभी तक नहीं भेजा। और चाइना की जो पॉलिसी है वहाँ पे वो ज़बरदस्त एंगेजमेंट की है, और वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता पीछे हट रहा है, और उसकी वजह ये है कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत बढ़ गया है अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट में और हमारी गवर्नमेंट में। तो ये बड़ा ही कंसर्निंग एक माहौल है, जो हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर पे तो आपको पता ही है हमारा एक अज़ली दुश्मन वहाँ पे मौजूद है। फिर जो अगर वेस्टर्न बॉर्डर पे भी हमारा इस तरह का बॉर्डर जो है वो हॉट हो जाता है, तो पाकिस्तान के लिए बड़े ये मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। तो अल्लाह करे कि ये जो मामलात हैं इसको अच्छे तरीके से हल किया जा सके। लेकिन जो लग रहा है वो यही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो एक सर्दमहरी, या आप कह लें कि एक बहुत ही दबे अल्फाज में अगर आप कहें तो कम से कम नाराज़गी जो है वो एक मौजूद है, जिसको वो हल करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे जाके। अच्छा, अगला जो टॉपिक है वो है जी इमरान खान साहब के केसेस जो हैं। आपको पता है आज उनके वो लगे हुए हैं, और साइफ़र का केस है, फिर जो 9 केसेस में उनकी ज़मानतें हुई थी उनके ऊपर भी केस है। मुझे तो आप यकीन करें फ्रैंकली जो इस वक़्त माहौल लग रहा है, मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है।
कि वहाँ से कोई आपको अच्छी खबर मिलेगी। क्योंकि जो अदालतों का हमारा हाल है और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसकी जो आपने हालत देखी है पिछले चंद माह से, और फिर ख़ास तौर पे वो जो मोहतरम चीफ़ जस्टिस साहब हैं, वो तो नज़र ही आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। उनकी जो बेल एप्लीकेशंस हैं और जिस तरीके से उनको वहाँ पे रखा गया है, किसी जो जज हैं, उन्होंने इस बारे में नोटिस नहीं लिया कि एक फ़ॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसको आप किस तरीके से इस तरह ज़लील कर रहे हैं, किस तरीके से उसको एक छोटे से दड़बे में ला के बंद कर दिया है और एक स्पोर्ट्समैन जो कि सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स करता रहा है, उसको वॉक करने की भी इजाज़त नहीं आप दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि खुल खेली जा रही है पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में, और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको खुली छुट्टी है, लेकिन पीटीआई को कोई इजाज़त नहीं है, ना कि वो जलसा कर सकते हैं, ना कोई वर्कर्स कन्वेंशन कर सकते हैं। उल्टा जब वो कहीं मिलाद-ए-नबी का भी जुलूस निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे भी जाके साहिवाल जैसे इलाकों में और दूसरे इलाकों में उनके ऊपर क्रैकडाउन आ जाता है। तो ये जो है ये अजीब किस्म का लेवल प्लेइंग फ़ील्ड है। इनको अंग्रेज़ी को ज़रा समझना चाहिए कि अंग्रेज़ी में लेवल प्लेइंग फ़ील्ड का मतलब क्या होता है? और पता नहीं इनकी अपनी डेफ़िनिशन्स हैं। दूसरी तरफ देखें ना, जो जिस तरीके से वो जो मरियम साहिबा का जलसी हुई है, बल्कि जलसी भी मेरा ख़्याल है कि वो थोड़ी-सी बड़ी होती है। ये तो जलसनी भी क्या कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन चंद 100 लोग जो थे वहाँ पे, वो बुला के उन्होंने अपने तौर पे बड़ा एक जनाब मार्का मारा है। और वहाँ पे अब आपने देख लिया कि मैं तो होंडा ही लैसा, वो होंडा वाली भी बात आपने सुन ली कि होंडा 1 टू 5 आके ले लो, अगर वोट दे दे दोगे, होंडा 1 टू 5 मिल जाएगा आपको। और जलसे में आना है आपने, तो जो इतने बंदे लेके आएगा उसको 1 मिलेगा, जो इतने लेके आएगा उसको 2 1 टू 5 मिल जाएँगे। तो ये हालत है हमारी मरियम बीबी की कि वो इस्तकबाल के लिए निकली हैं नवाज़ शरीफ साहब के लिए, और आगे से जो इस्तकबाल उनको मिल रहा है, उससे मेरे ख़्याल उन्हें सबक मिल जाना चाहिए कि जो उन्होंने तमाशा किया है पिछले 16-17 माह के अंदर, और अभी भी कंटिन्यूटी है उन्हीं की हुकूमत की। और उसकी भी इंडिकेशन आज आपने देख ली होगी कि जो पीटीवी के ऊपर जो उनका जलसा चला है, मुझे वैसे मैं मेरा बहुत बड़ा एक अरसा गुज़रा है पीटीवी के अंदर, और मैंने बड़ी वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से वक़्त गुज़ारा है। लेकिन मुझे शर्म आ रही थी कि पीटीवी की जो मैनेजमेंट है, उनको कम से कम इतना तो सोच लेना चाहिए कि कुछ थोड़ा-सा पर्दा ही रख लें। यानी आप इतनी बेशर्मी के साथ आप आपने मरियम का जलसा दिखाया है कि आपको ये ज़रा भी ख़्याल नहीं आया कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उस दैट इज़ अ न्यूट्रल गवर्नमेंट, दैट्स सपोज्ड टू बी अ न्यूट्रल गवर्नमेंट, जिसमें किसी के साथ आप फ़ेवर नहीं दे सकते अनटिल एंड अनलेस कि मरियम नवाज़ शरीफ ने पे किया हो, जो कि मुझे नहीं उम्मीद कि पे किया होगा। क्योंकि आप अगर नेशनल एयरवेव्स के ऊपर एक किसी जलसे को दिखा रहे हैं, तो किस कैपेसिटी में दिखा रहे हैं? तो फिर बाकियों को भी दिखाएँ। तो और अभी तो कैंपेन जो है ऑफिशियली तो शुरू भी नहीं हुई है। तो किस चक्कर में आपने दिखाया है? तो वो सही कहते हैं ना पीपल्स पार्टी वाले और दूसरी पार्टीज़ वाले कि ये कंटिन्यूटी है पीएमएलएन गवर्नमेंट की, ये जो केयर टेकर्स आए हुए हैं। और वैसे बाय द वे ये जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं, सोलंकी साहब, उनको भी थोड़ा-सा कुछ ख़्याल आना चाहिए कि आपके अंडर वॉच किस कैपेसिटी में पीटीवी ने ये जलसी दिखाई है, किस वजह से दिखाई है? उसकी कोई वजह तो द बताएँ ना हमें कि जी आपको बड़ी मजबूरी थी और आपके ऊपर बड़ा प्रेशर था। और अगर प्रेशर हो भी, तो आपका तो काम ये है कि आप अपना जो इम्प्रेशन है वो ये रखें कि आप केयर टेकर्स हैं। आप ये ना बताएँ कि जी हम एक्सटेंशन है पीएमएलएन की। तो मुझे बड़ा ही अफ़सोस हुआ पीटीवी की मैनेजमेंट को, और मेरा ख़्याल है कि जो एमडी पीटीवी हैं, जो भी हैं मुझे नहीं पता आजकल कौन है, ही मस्ट रिज़ाइन, जो भी हैं। और उन्हें उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये फ़ौरी तौर पे ये रेज़िग्नेशन देना चाहिए कि जी मेरे से गलती हुई है और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो मैं सुन रहा था एक शो में, जो कि शाह आरिफ साहब के साथ कोई शो होता है, उसमें हामिद मीर साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, वो ये कह रहे थे कि जी, जनाब बाजवा के दौर में आपको याद होगा कि जब करतारपुर कॉरिडोर वाला मामला हुआ था, तो उसमें 35-40 30-35 के करीब जो इंडियन जर्नलिस्टों को भी बुलाया गया था यहाँ पे। तो उनको बुला के तो जीएचक्यू में जनाब बाजवा ने उनको एक सीक्रेट मीटिंग में बुलाया वहाँ पे, और उनको बुला के वहाँ पे एक सीक्रेट मीटिंग की। अच्छा, अब वो मीटिंग जो थी, उसके जो मुंदरजात हैं या उसकी जो बातें हैं, उन्हें उन्होंने कहा कि ये आपने बाहर नहीं जाके करनी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप एक ऐसे मुल्क को
جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے ساتھ اس کا جنگیں لڑ چکے ہیں آپ سب لوگ، تو ان کے جرنلسٹوں کو بلا کے اور آپ سیکریٹ میٹنگز کر رہے ہیں، جس کا گورنمنٹ کو بھی نہیں پتہ، اور پھر آپ ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے باہر جا کے شیئر بھی نہیں کرنی، ہم بھی نہیں بتائیں گے اور آپ بھی نہ بتائیے گا۔ تو کون-سی ایسی باتیں تھیں جو جناب باجوہ بینگ دی چیف آف آرمی اسٹاف وہ ان کو بتا رہے تھے، جو کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گورنمنٹ کو پتہ چلے یا عوام کو پتہ چلے؟ مجھے تو ایک سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں عوام کو تو کچھ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، کہ یعنی جن کے ٹیکس کے اوپر پلتے ہیں، جن کے ٹیکس کے اوپر چلتے ہیں، انہیں کو نہیں بتانا، اور پھر ان کی جو الیکٹڈ منتخب شدہ جو گورنمنٹ ہے، اس کو بھی نہیں بتانا۔ یہ کون-سی جگہ پہ ہوتا ہے؟ کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ تو چلو سنتے ہی تھے، یہ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ بننے کا جو شوق ہے ہمیں، اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ ہم دن دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب وہی حامد میر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ پھر بعد میں لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو چیزیں نکل آتی ہیں۔ تو جب انہوں نے بتایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ بھی ان کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے باجوہ صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ بھئی کیا زیادتی کی ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ باجوہ صاحب نے کس بندے کے ساتھ گیم نہیں کھیلی۔ یعنی ہر بندے کے ساتھ انہوں نے کھیلی گیم۔ انڈیا والے آ رہے ہیں تو ان کو کچھ بتا رہے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کو کچھ بتا رہے ہیں، یوکرین کے ایشو کے اوپر کچھ چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ یوکرین کا یہ جو نیشنل سیکورٹی کی کانفرنس ہوئی تھی اس وقت، جس میں باجوہ صاحب نے بھی ایڈریس کیا تھا جا کے، اس کے جو انویٹیشن کارڈ تھے، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، اس انویٹیشن کارڈ 2 انویٹیشن کارڈز تھے، ایک عمران خان صاحب کی طرف سے، ایک باجوہ صاحب کی طرف سے۔ باجوہ صاحب کا جو اس وہ تھا انویٹیشن کارڈ تھا، اس کے اوپر ان کا لکھا ہوا تھا نام فرام چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ، اور جو پرائم منسٹر کا تھا، اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان لکھا ہوا تھا، عمران خان صاحب نہیں لکھا ہوا تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ سٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ اس وقت انہوں نے کیا تھا کہ ان کا نام نہیں لکھا تھا انویٹیشن کارڈ کے اوپر۔ میں اس کا چاہیں تو میرے پاس اس کی تصویریں بھی پڑی ہوئی ہیں، اگر کسی کو چاہیے ہوں گی تو میں آپ کو دکھا دوں۔ تو یہ حالت تھی، اور یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے یہ کیوں اس طرح کیا ہے، اور اس کا میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں نوٹس لیا جانا چاہیے کہ کس کیپیسٹی میں جا کے انہوں نے ان لوگوں کو بلایا اور ان کو بلا کے انڈین جرنلسٹ کو بریفنگ دی، اور کس بارے میں دی اور کیوں دی اور کتنی باتیں وہاں پہ کہیں اور کون سی باتیں کہیں۔ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایک پروب ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ کیا تھا جو وہ چھپانا چاہ رہے تھے اپنی حکومت سے اور اپنی عوام سے۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو ہے اسی سے ریلیٹڈ، وہ ایک ٹویٹ ہے جس نے مجھے بڑا ڈسٹرب کیا، اور وہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو ٹویٹ ہے، یہ آسٹریلیا کے جرنلسٹ ہیں، یہ انہوں نے یہ کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان ملٹری ول برن ایوری تھنگ ٹو دا گراؤنڈ اف دیٹس واٹ اٹ تھنکس اٹ از نیڈیڈ ٹو مینٹین دیئر کنٹرول اوور سوشو اکنامک پولیٹیکل ریلمس۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان ملٹری کو ہر چیز جلا بھی دینی پڑی نا اپنے کنٹرول کرنے کے لیے، تو وہ تیار ہیں کہ ہم ہر چیز جلا دیں گے لیکن اپنا کنٹرول نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سی جے ورلمین جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ آسٹریلیا کے صحافی ہیں، بہت مشہور و معروف ہیں، ان کی بڑی فالوئنگ ہے، آپ ان کو بلکہ بے شک ٹویٹر پہ آپ دیکھ بھی لیجیے گا۔ لیکن اب مجھے یہ زیادہ حیرانی ہوئی یہ اس وجہ سے کہ ان کو آ، وہاں پہ آسٹریلیا میں بیٹھ کے یہ اندازہ ہے کہ پاکستان ملٹری جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اب ہم تو اگر بات کریں تو پھر ظاہر ہے معاملات دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو غدار ہیں، یہ دہشت گرد ہو گئے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ لیکن یہ جو آسٹریلیا میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اٹس فوڈ فار تھاٹ فار ایوری ون آف اس، کہ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا جو ہماری منزل ہے کیا، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اپنے پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ ایک شخص، ایک پارٹی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہم کس حد تک ملک کو برباد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے سوچنے کا مقام، اور یہ بڑا ہی خطرناک ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے۔ آخر میں ایک بڑی ہی امپورٹنٹ ریجنل لیول کی جو سٹوری ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ سعودی عرب کے حوالے سے ہے۔ دیکھیے سعودی عرب جو ہے وہ اٹس اے چینجنگ سعودی عربیہ رائٹ ناؤ۔ یہ بہت مختلف سعودی عرب ہے جو آج سے 5-10 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ جب ہم جایا کرتے تھے تو ہم دیکھا کرتے تھے، تو
एक अजीब-सा सऊदी अरब था जिसमें जाके कोई इतनी ज़्यादा खुशी भी नहीं होती थी सिवाय मक्का और मदीना के। क्योंकि बाकी जगहों पे जो हम देखते थे तो हालात हैं, अवाम भी बड़ी अजीब तरह की हालत में थी और कोई हमें नज़र नहीं आता था कि कोई खुशहाली या तरक्की या इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब सऊदी अरब बदल रहा है और वो यूँ बदल रहा है कि अब आप स्टोरी देख लीजिए कि इसमें वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया मेकिंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन हाई टेक शिफ्ट, यानी सऊदी अरब में हाई-टेक में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ लाई जा रही हैं। और वो मैं आपको थोड़ा-सा इसका बताता हूँ, ये आप देख लीजिएगा, ये अरब न्यूज़ का आर्टिकल है और ये लिखा है ये अज़ीम इब्राहिम साहब हैं, डॉक्टर अज़ीम इब्राहिम, वाशिंगटन में होते हैं। इन्होंने ये लिखा है और ये आप पढ़िएगा और आपको पता चलेगा कि क्या-क्या वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो डिपेंडेंस ऑन ऑयल थी, उसको वो डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं कि ये जो हमारी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस है, वो ख़त्म करके कम से कम अगर ख़त्म नहीं तो कम करके इसको बाकी सेक्टर्स में लेके जाया जाए। और वो जो जो इनकी जो गवर्नमेंट थी, जो एक जिस तरह इन्होंने लिखा है कि ओवरसाइज़्ड रोल प्ले करती थी इकोनॉमी में, तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमें महसूस हुआ है कि एक वाइब्रेंट जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको लेके आना चाहिए ताकि हम इसको डाइवर्सिफ़ाई कर सकें, हम ये अपनी ऑप्शंस को और अपने जो इनकम के ज़राए हैं, उनकी जो स्ट्रीम्स हैं, उनको बदला जा सके। अब उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रिफ़ॉर्म्स वो कर रहे हैं। उसमें वो क्या-क्या इंक्लूड कर रहे हैं जी कि सिम्प्लिफाइंग रेगुलेशंस, कि ये जो हमारे यहाँ रेड टेप और इस तरह की चीज़ें होती हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ही वो इतने करप्ट हैं। मैं आपको बताऊँ, हमारी तो तबाही और बर्बादी में सबसे बड़ा रोल जो है ना, वो इन ब्यूरोक्रेट्स का है। ये हर जगह पे आ जाते हैं और ये पीछे रह के सब कुछ कर रहे होते हैं, किसी को नज़र भी नहीं आता और ये कर यही रहे होते हैं। ये जो भी आप देखेंगे कहीं पे डीसी, कहीं पे कमिश्नर, कहीं पे चीफ सेक्रेटरी, अभी भी आप चीफ सेक्रेटरियों को लल्ले-तलल्ले देखें, उनकी आप हरकतें देखें। मतलब दे आर प्रिजाइडिंग ओवर द वर्स्ट रेन ऑफ टेरर इन पाकिस्तान्स हिस्ट्री। लेकिन वो अभी देख लीजिएगा, उनको कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। कुछ भी नहीं कोई करेगा उनके बारे में। अच्छा, फिर ये साथ-साथ वो कह रहे हैं जी कि जो सऊदी अरेबिया है, ये इनकी लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द रीजन है। और इसी वजह से वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं यूथ के हवाले से भी कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर वो जो है उसमें वो कर रहे हैं कि सऊदी यूथ जो है उनको स्किल्स दी जाएँ और ये बहुत बड़ा इश्यू है वहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो स्किल्ड नहीं थे। अब उनको स्किल दी जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है, क्योंकि जब हम एयरपोर्ट्स पे उतरते थे तो वो उधर से ही हमें पहला इंप्रेशन जो मिलता था, वो बहुत ही अजीब तरह का होता था। तो अब ये है कि वो उसको चेंज कर रहे हैं और ये जो वो कह रहे हैं कि हाई टेक जो इकोनॉमी है, उसको रिसर्च सेंटर्स के ज़रिए, इनोवेशन हब्स के ज़रिए, और उसमें उन्होंने बताया कि किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर किंग अब्दुल अजीज़ सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इन्होंने बनाए हैं। और फिर साथ-साथ वो डाइवर्सिफ़ाई करते हुए जो सोर्सेज़ ऑफ रेवेन्यू हैं, उनको भी वो चेंज कर रहे हैं और उसमें वो कोशिश करेंगे टूरिज़्म जो है, उसको बढ़ाया जाए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे इंडियन एक्टर्स को और सिंगर्स को बुला के वहाँ पे बड़े उन्होंने वो काफ़ी तमाशा वगैरह लगाया था वहाँ पे, वो भी आपने देखा होगा। फिर रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके ऊपर बड़ा फ़ोकस है कि ये जो सोलर वगैरह और दूसरी की चीज़ें, मैं आगे अभी आपको बताता हूँ कि उन्होंने लार्जेस्ट सोलर जो प्लांट वो है सेटअप है वहाँ पे लगाया है। और स्टार्टअप्स जो हैं और टेक्निकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके ऊपर बड़ी तवज्जो दी जा रही है। और साथ ही साथ आप ये देखें कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग हाई स्पीड इंटरनेट और 5G नेटवर्क जो हैं, वो उन्होंने उसमें काफ़ी शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ जो इनोवेशन हब्स हैं और टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, वो बड़े बना रहे हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा वो जो बड़ा उनका मशहूर शहर जो बना रहे हैं नियोम, उसमें एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जो है उन्होंने जो बनाया है, उसमें उन्होंने बनाया है जी कि सऊदी अरेबिया का जो रियाद टेक्नो वैली है, ये पूरी की पूरी जिस तरह वहाँ पे अमेरिका में है, जो एक पूरे का पूरा उन्होंने हब बनाया हुआ है, इसी तरह उन्होंने रियाद टेक्नो वैली बना दी है। और वो भी ज़रा देख लेंगे इसमें कैसे-कैसे चीज़ें वहाँ पे आएँगी और स्टार्टअप्स जो हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है। और फिर हायर एजुकेशन में बड़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है जी। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं और फिर इनोवेशन का जो कल्चर है, उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनोवेशन है वो हो सके। और फिर साथ-साथ आप ये देखें कि उन्होंने अमेज़न के साथ, गूगल के साथ, हुआवे के साथ और मुख्तलिफ जो दीगर कंपनीज़ हैं इंटरनेशनल, उनके साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं ताकि वो वहाँ पे जाएँ और इन्वेस्ट करें और वहाँ पे जो उनकी जो पॉपुलेशन है उसको थोड़ा-सा एलिवेट किया जा सके। और आप साथ-साथ ये भी देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिन्यूएबल्स में
وہ ڈائورسify کر رہے ہیں انرجی ریسورسز کو، اور پھر نیوم کے اندر انہوں نے سولر فارم جو ہے وہ لگایا ہے، ون آف دی لارجسٹ، آپ یہ ذرا اندازہ لگا لیں، ون آف دی لارجسٹ ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو ہوش نہیں ہے نا، ہم نے تو صرف ایک پارٹی کا بیڑا گرک کرنا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ سعودی عربیہ جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے جی اے آئی میں بھی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بھی، اور اس کے اندر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ بڑا تیزی سے ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ہیلتھ کیئر میں اور فائنانس میں بہت تیزی سے اس میں کام کیا جا رہا ہے۔ اور سعودی ڈیٹا اینڈ اے آئی اتھارٹی انہوں نے بنا دی ہے، اور اس میں ان کا مقصد یہ ہے کہ جناب زیادہ سے زیادہ جو اس میں گروتھ اینڈ انوویشن ہے وہ لائی جائے۔ اچھا، ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ورلڈ کلاس انٹرٹینمنٹ اور ٹورزم سیکٹر جو ہیں اس میں وہ انوائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ آئیں اور انویسٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو تھیم پارکس ہیں اور سنیماز ہیں اس کے اوپر بھی بڑی توجہ دی جا رہی ہے۔ پھر جو فائنینشیل سیکٹر ہے اس میں فن ٹیک سیکٹر جس کو کہتے ہیں، اس میں انہوں نے بڑی ریپڈلی ایک اسٹارٹ اپس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور جو کہ فائنینشیل جو سروسز ہیں اس میں بڑی انوویشن لے کے آ رہا ہے، اور پیمنٹ سولوشنز لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے پیمنٹس وغیرہ کے حوالے سے، تو وہ اس کو بھی وہ کر رہے ہیں۔ اور لیکن ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں مختلف چیلنجز بھی ہیں۔ چیلنجز کیا کیا ہیں؟ وہی جو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ اسکلڈ ورک فورس جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہائی ٹیک انڈسٹریز کے لیے وہ نہیں ہے، اس کے اوپر بڑی وہ توجہ سے کام کر رہے ہیں۔ اور پھر جو اسکل گیپ ہے، اور پھر کوالٹی ایجوکیشن جو ہے اور ٹریننگ، وہ اس میں جو گیپ ہے اس کو برج کرنے کی وہ کوشش کریں۔ یہ چیلنجز ہیں اس وقت ایم بی ایس کے لیے سب سے بڑے جو ہیں۔ اور ساتھ ساتھ وہ جو ہیں ایک بزنس انوائرمنٹ، جو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کریں، جو ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتا۔ پاکستان میں تو کسی کو پتہ چل جائے نا کہ یہ باہر سے پیسہ لا رہا ہے، پہلے پوچھنا پیسے کتوں آئے نے تواڈے کول، ذرا دسو نا، تسی کوئی سمگلنگ تو نہیں کی تھی؟ تو وہ بندہ ادھر ہی چپ کر کے کہتا ہے نہیں تسی ایتھے ہی بہو، میں واپس جا رہا ہوں۔ تو یہ صورتحال ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ تو لیکن وہاں پہ ایم بی ایس نے ایک یہ بڑا کلچر میں چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کو وہ اصل میں وہ بیسیکلی فالو کر رہے ہیں اسرائیلی ماڈل کو، اور اسی لحاظ سے وہ اپنے آپ کے اندر چینجز لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے اسرائیل نے پچھلے 15-20 سالوں میں ترقی کی ہے اور دنیا میں ریکارڈز بنا دیے ہیں، اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو آگے لے کے جائیں اور چیزوں کو بدلنا شروع کریں۔ اب یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ کلچر آف انوویشن جو ہے، پھر رسک ٹیکنگ کا کلچر، جو انٹرپرینیورشپ کا کلچر جو ہے، وہ سارے کا سارا وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بڑا زبردست پروگرام ہے ان کا جو اپنے ملک کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی توجہ دینے کی توفیق ملے اپنے ملک کی ترقی کے لیے، جو پچھلے 2 سال پہلے تک وہ اچھا خاصا ترقی کر رہا تھا۔ ہمارے یہاں بھی اس طرح کے اسٹارٹ اپس بن رہے تھے۔ مجھے یاد ہے میں لاہور میں ایک بلڈنگ میں گیا جس میں بے شمار قسم کے، مجھے اس کا نام بھول گیا کیا بلڈنگ کا نام تھا، لیکن بے شمار اسٹارٹ اپس وہاں پہ، ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی وہاں پہ اسٹارٹ اپ تھا، اور بڑے زبردست قسم کا وہ ایک میں نے ماحول دیکھا۔ ابھی بھی ہوگا، لیکن آپ دیکھ لیں ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کا کیا ہو رہا ہے، ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں ان کی کیا حالت ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں، لوگوں کو پیمنٹس کے مسئلے بنے ہوئے ہیں، ڈالرز وہاں پہ نہیں مل رہے ہیں لوگوں کی، آپ کو پتہ ہے جو امپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے مسائل بن رہے ہیں کہ پیسے کہاں سے لائیں گے، ڈالرز نہیں مل رہے ہیں۔ ابھی جیو ساتھ یہ کہہ رہا ہے، جنگ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان کا روپی جو ہے وہ اس ورلڈز بیسٹ کرنسی ہے، واٹ اے جوک۔ تو یہ صورتحال آپ دیکھ لیں، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور گفتگو جاری رہے گی۔ آپ بھی ہمیں گائیڈ کرتے رہیے گا اپنے کامنٹس کے ذریعے، اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور سبسکرائب بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتوائے خیش رو، تو دانے حساب قوم و بیش رہا۔ مجھے اس راکستانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔